आज से देवउठनी एकादशी के साथ चतुर्मास खत्म हो गया है। आज के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ गए और फिर से वे अपने हाथों से सृष्टि के संचालन का कार्यभार संभाल लेंगे और इसके साथ ही 4 माह से मांगलिक कार्यों पर लगी रोक भी हट गई है। हालांकि इस साल देवउठनी एकादशी को विवाह का मुहूर्त नहीं है, क्योंकि इस समय शुक्र अस्त है। शुक्र 20 नवंबर तक अस्त रहेगा, तब तक कोई विवाह कार्यक्रम नहीं होगा। हालांकि आज के दिन कई लोगों ने शादी समारोह का आयोजन भी किया। याद हो कि आज से देव तो उठ गए हैं, लेकिन नवंबर माह में विवाह के केवल 4 ही मुहूर्त हैं। ज्योतिषियों के अनुसार विवाह और गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त के बारे में बताया कि नवंबर 2022 विवाह मुहूर्त 21 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर तथा 27 नवंबर है। इसके अलावा दिसंबर माह में विवाह मुहूर्त 2 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 तथा 9 दिसंबर को है। आगामी वर्ष 2023 में शादी समारोह के अच्छे मुहूर्त है। याद हो कि प्रबोधिनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी या देवथान के रूप में भी जाना जाता है। कार्तिक के हिंदू महीने के उज्जवल पखाड़े शुक्ल पक्ष में 11वां चंद्र दिवस एकादशी है। यह चतुर्मास की 4 महीने की अवधि के अंत का प्रतीक है, जब भगवान विष्णु को सोते हुए माना जाता है। आज के दिन तुलसी विवाह होता है। देवउठनी 11 पर विशेषकर मंदिरों तथा घरों में शालिग्राम के साथ तुलसी जी का पूजन किया जाता है। इसके अलावा कई मंदिरों में भव्य स्तर पर तुलसी विवाह के आयोजन किए जाते हैं और लोगों ने आतिशबाजी कर देव दीपावली मनाई है। एक तरह से इस संसार के अंदर धर्म से जुड़ी हुई व्यवस्था के अनुकूल है और उसी अनुकूलता के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं बनाई जाती है कि शयन भगवान 6 महीने विश्राम करते हैं और 6 महीने भगवान जागृत होते हैं। तो देवउठनी 11 यानी देवता अब जागृत होंगे, विष्णु भगवान जागृत होंगे, ऐसी मान्यता है। और आज 11 के दिन इसको मान्यता के रूप में दिया जाता है और शालिग्राम की पूजा होती है और शालिग्राम की पूजा करके भगवान को उठाया जाता है कि उठो देव सावला, वो ऐसा उसका वो है। और भगवान ये जो भार होता है शिव जी और विष्णु के बीच का, वो भार आदान प्रदान होता है इस 11 पे और हमारी वैकुंठ चतुर्दशी पे इसका एक महत्व है। 2022-23 में होने वाले मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, 2 सह सचिव, अधिवक्ता कल्याण व पुस्तकालय समिति व 11 कार्यकारिणी सदस्यों के पदों के चुनाव 25 नवंबर को होंगे। मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन ने गोविंद शर्मा गुरु को मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोनीत किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोविंद शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों के लिए नामांकन फॉर्म मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन के निर्वाचन कार्यालय हॉल नंबर 2 में प्राप्त किए जा सकते हैं। नामांकन फॉर्म वापसी का आवेदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी अथवा उप निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार आपत्ति पत्र भी आपत्तिकर्ता द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी अथवा उप निर्वाचन अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाएगा। समस्त अभ्यर्थियों के प्रस्तावक व अनुमोदक का नाम अंतिम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। मतदाता केवल एक ही पदाधिकारी के नामांकन फॉर्म का प्रस्तावक अथवा अनुमोदक हो सकेगा। किसी भी पद के लिए निर्वाचन की गणना करने के पश्चात एक ही पद के लिए समान मत प्राप्त होने पर पर्ची डालकर निर्णय किया जाएगा। कार्यकारिणी सदस्यों की मतगणना निर्वाचन के अगले दिन 26 नवंबर को प्रातः 10 बजे प्रारंभ की जाएगी। अभ्यर्थियों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि अभ्यर्थीगण नवीन न्यायालय परिसर बाउंड्री वॉल के बाहरी होर्डिंग, बैनर, प्रचार सामग्री तथा टेंट लगाएं। उल्लंघन करने की दिशा में अभ्यर्थियों का नामांकन फॉर्म निरस्त करने का अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रहेगा। अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे, उसमें उपाध्यक्ष भी रहेंगे, सचिव रहेंगे, सह सचिव रहेंगे और कार्यकारिणी के मेंबर और कोषाध्यक्ष। कब चुनाव होना है, इसमें कितनी? 25 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद आधा घंटा के गैप देकर गणना करेंगे। कितने इसमें सदस्य हैं जो चुनाव? करीब लगभग 1400 वोटर हो रहे हैं हमारे लिस्ट के अंदर। वही 1 वर्ष के लिए चुनाव रहेगा। इंदौर रोड 4 लेन पर स्थित ग्राम पंत पिपलई में जमीन विवाद का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ बुजुर्ग महिला ने अपने बड़े बेटे पर जाली दस्तावेज के जरिए अपने ससुर के साथ मिलकर धोखे से जमीन बेचने का आरोप लगाया है। जमीन के खरीदार कब्जा करने आए
तब बुजुर्ग महिला को जानकारी लगी। इस पर वे कोर्ट पहुंच गई। न्यायालय से स्टे मिला तो खरीदार गुंडागर्दी करने लगे और जान से मारने की धमकी भी दी। इंदौर के रहने वाली 75 वर्षीय सुरेंद्र कौर छाबड़ा ने बताया कि ग्राम पंत पीपलई में उनकी 40 बीघा पैतृक कृषि भूमि है। इस बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। कुछ साल पहले बड़े बेटे सत्येंद्र सिंह ने उसके ससुर महेंद्र सिंह, पिता करतार सिंह के साथ मिलकर इस बेशकीमती जमीन का पौने पौने दाम में सौदा कर दिया था। भूमाफिया सोनू शर्मा और दिलीप पाटीदार द्वारा लालच देने पर उसने फर्जी रजिस्ट्री और दस्तावेज बनवाए और खरीदारों ने फर्जी कंपनियां बनाकर मेरी स्वीकृति के बगैर मेरी जमीन हथियाना चाहिए। बुजुर्ग महिला ने कहा कि इस बारे में जब उन्हें पता चला तो अपने पोते अविराज को साथ लेकर उन्होंने कोर्ट में वाद दायर कर दिया। हाल ही में कोर्ट ने जमीन विवाद को लेकर हमारे पक्ष में स्टे दिया है। स्टे से बौखलाकर 2 नवंबर 2022 की रात मेरी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से हल जोतना शुरू कर दिया। मना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके पहले भी इन लोगों ने जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था, जिस पर नानाखेड़ा थाना में शिकायत भी की गई है। जो फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेची गई है उसकी जांच वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर वृद्धा का पौत्र अविराज गुरुवार शाम 5 बजे कंट्रोल रूम पहुंचा एवं एसपी को आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की। पौत्र अविराज ने अपना अधिकार मांगते हुए पूरे परिवार के सदस्यों सहित जमीन खरीदने वाली कंपनी फ्लैग एंटरटेनमेंट प्रॉपर लिमिटेड के खिलाफ वाद दायर किया है। बेटे और उनके ससुर ने अब अफरा दफरी करके उनके नाम करवा ली। उसके बाद फिर कब्जा मेरा ही आज दिन तक, और हमने पुलिस पर में कई बार कंप्लेन भी की है और हमारी कंप्लेन में उनकी जो रिपोर्ट है वो भोपाल जांच के लिए गई हुई है, तो अभी आई नहीं है। इसके पहले ही और हमारे जब इसका स्टे हुआ, मेरे पोते का कोर्ट में स्टे हो गया, तो उन्होंने क्या करा कि कल हमारी ज़मीन पे आके फिर से हल बखर करने लगे और अपना कब्जा दिखाने लगे। इन्होंने यही बोला कि हमने आपके ये पेपर ले लिए हैं, सुन लिए हैं, अब हम जो पुलिस कार्रवाई जो हो सकेगी करेंगे हम। भाई साहब, ये मेरी पारिवारिक भूमि का मामला है जिसका काफ़ी समय से विवाद चलता आ रहा है। परिवार में था तब तक तो ठीक था, परंतु मेरे ये ज़मीन के रेट बढ़ने के कारण मेरे ताऊजी और उनके ससुर जी के मन में लालच आ गया है और वो लोग गुंडे बदमाशों को बीच में ले आए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकूट, हमले और हमारी जान माल पे खतरा आ गया है। काफ़ी सर्चों से यहाँ पे एफआईआर होती रही है छोटी मोटी, परंतु उस छोटी मोटी एफआईआर के कारण हमारा निराकरण नहीं हो पा रहा था। हमने जब से 420 का आवेदन यहाँ पे करा है 2 साल पूर्व से, तब से हम पे हमले और भी बढ़ गए हैं। हमने यहाँ पे 420 का आवेदन 468 का आवेदन दिया था ताकि हमको उससे कोई रिलीफ मिले, परंतु अभी तक ऐसा कोई रिलीफ मिला नहीं है हमको, जिसके कारण हमारे जो ताऊजी हैं उन्होंने गुंडे बदमाशों को, भूमाफियाओं को ये ज़मीन औने पौने दाम पे बेच दी है, जिसकी मार्केट वैल्यू आज के डेट में 70 करोड़ के करीब है। इंदौर उज्जैन रोड के मेन चौराहे पे है वो ज़मीन। ये मेरी दादी जी हैं, ये मेरे साथ ही रहती हैं और इनको निरंतर इन पर हमले करते रहते हैं। कल की ही घटना आपको बताऊंगा कि हमारा जो कोर्ट है जिस पर हमने एक पैतृक दावा लगाया था, इसमें मेरे को स्टे मिला। स्टे मिलने की जानकारी सुनकर गुंडे बदमाशों का दिमाग ख़राब हुआ और उन्होंने जाके कल मेरे खेत पे कब्जा करने की कोशिश की और वहाँ हल बकर किया, परंतु हमने 100 नंबर कॉल किया सुबह और उन्होंने वहाँ से वो जो भी ट्रैक्टर वाला था उसको वहाँ से भगाया और कहा कि आप अपनी गाथा आके एसपी ऑफिस में। ज़मीन है ये और ये कितनी ज़मीन है, कितनी की? ये 44 बीघा ज़मीन है, शुरुआत से माता जी की रही है। मेरे ताऊजी ने, बड़े वाले ताऊजी ने इसकी अफरा तफरी करके अपने ससुर जी के नाम करा ली थी। जब हमको मालूम पड़ा और घर में झगड़े होने चालू हुए तब उनने बोला कि उन पर कार्रवाई न की जाए और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आपको एग्रीमेंट MOU बना के देता हूँ, ये ज़मीन आपकी है। सारे ओरिजिनल दस्तावेज जितने भी आज तक बनाए गए हैं आज दिनांक तक, वो मेरी माता जी के पास ओरिजिनल सारे दस्तावेज हैं, पावतियों से लेके रजिस्ट्रियों तक। और सामने वाले इतने फ्रॉड हैं कि वो CBI के जो स्पेशल इंदौर की स्पेशल CBI कोर्ट है उनके मुंजिम भी हैं इन्हीं मामलों में 420, 467, 468 में। तो मैं चाहूँगा कि SP साहब और सारे जितने वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को सीरियसली लें, क्योंकि ये थोड़े सामने बड़े भारी गुंडे हैं हमारे सामने और हमारी माता जी बूढ़ी बुजुर्ग हैं। विचारक व लेखक भास्कर राव रोकड़े ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का शोधपरक अध्ययन कर समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक अभियान शुरू किया है। नवक्रांति हेतु संकल्पित सम्यक अभियान का शुभारंभ रीवा के पद्मधर पार्क से किया गया। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर से रायसेन जिले के बरेली नगर से प्रदेश में नवक्रांति लाने के संकल्प के साथ 45 दिवसीय प्रदेश व्यापी सम्यक यात्रा शुरू की गई।
इस यात्रा का समापन 15 दिसंबर 2022 को भोपाल जिले के बरसिया में होगा। उसके पश्चात माह जनवरी 2023 में भोपाल में प्रदेश के 5 लाख युवाओं का मेगा कॉन्फ्रेंस होगा। सम्यक अभियान के खास तौर पर 5 संकल्प है, जिसमें प्रमुख रूप से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। भास्कर राव रोकड़े ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू करने पर रिक्त होने वाले 5,30,000 पदों पर 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच नियुक्तियां सुनिश्चित कराना, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दिलाने हेतु मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, प्राइवेट कंपनियों व सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग सिस्टम से नियुक्तियों पर पाबंदी लगाकर कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के स्थान पर नियमित नियुक्तियां सुनिश्चित कराना, प्राइवेट व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में शिफ्ट ड्यूटी अधिकतम 8 घंटे की सुनिश्चित कराना, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को तत्काल न्याय दिलाने हेतु प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित कराना, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों की अंधाधुंध छटनी के जो अधिकार दे दिए गए हैं उनमें संशोधन करा के कर्मचारियों के हित में श्रम कानून की व्यवस्था सुनिश्चित कराना सहित कई मुद्दों पर भास्कर राव रोकड़े कार्य कर रहे हैं। सूक्ष्म और गहन अध्ययन करके प्रकाशित करता रहा हूं। मैंने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बड़ी जटिलतम समस्याओं को करीब से देखने का प्रयास किया तो मेरे सामने समस्या तो आई, लेकिन मैंने सोचा केवल समस्या गिनाने से काम नहीं चलेगा, इस समाधान पर काम बढ़ना पड़ेगा और समस्या के मूल तक जाना पड़ेगा। जब तक हम मूल तक नहीं जाएंगे हम समाधान नहीं कर सकते। तो मेरे सामने 5 बड़ी चीज़ें आई। पहली बात तो ये कि रिटायरमेंट की आयु लगातार बढ़ते जा रही है और उसको निश्चित रूप से पूर्ववत स्थिति में लाई जा सके 58 साल। तो उसका एक अध्ययन किया, एक IAS अधिकारी के माध्यम से आंकड़े निकाले गए तो 31 जुलाई 2024 को 5,30,000 अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति संबंधी जानकारी आई। तो हमने कहा यदि 1 जनवरी 2024 को हम ये संकल्प लेते हैं कि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाए और इसका संकल्प सरकार पारित कर लेती है तो 1 जनवरी से 31 जुलाई 2024 के बीच 7 माह की अवधि में 5,30,000 युवाओं को सम्मानजनक सरकारी नौकरी मिलने के अवसर मिल जाएंगे। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको पत्रकार बंधुओं ने यहाँ पर नहीं उठा पाए, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि सन 1948 में श्रमिक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया, लेकिन शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए ऐसे कोई प्रावधान नहीं दिए गए। हमारे पत्रकार बंधुओं को भी इसकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके 10 साल बाद 1959 में निजी विद्यालय के शिक्षक हाईकोर्ट में गए, उन्होंने कहा साहब ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है और हमें इतना कम वेतन मिल रहा है। न्यायालय ने कहा श्रमिकों के लिए बना कानून शिक्षकों पर लागू नहीं हो सकता। इसी प्रकार अन्य ग्रेड के अधिकारी कर्मचारी भी न्यायालय में गए, लेकिन उनको पता चला, न्यायालय ने कहा कि कोई कानून ही नहीं बना तो हम न्यूनतम वेतन की व्यवस्था कैसे दे सकते हैं। प्रदेश में जहां लाडलियों के लिए सरकार नई घोषणाएं कर रही है, वहीं शाजापुर जिले के ग्राम दुपाड़ा में एक निजी स्कूल के संचालक की मनमानी से एक लाडली का भविष्य खराब हो रहा है। स्कूल संचालक की भाभी सरपंच का चुनाव लड़ी और एक दलित पिता ने उन्हें वोट नहीं दिया, जिसके चलते बेटी को स्कूल में नहीं आने दिया जा रहा है। पिता बेटी के भविष्य के लिए विगत कई दिनों से शिक्षा विभाग से गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। परेशान पिता ने अब कलेक्टर को शिकायत की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बेटी को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता, 3 दिन में बेटी के हित में निर्णय लिया जाएगा। पूरा मामला जिले के ग्राम दुपाड़ा का है, जहां BSP नाम का निजी स्कूल संचालित है, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आकांक्षा चावरे को प्रवेश दिया गया था। पहली कक्षा की छात्रा आकांक्षा के पिता ने एक शिकायती आवेदन भी दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब पंचायत चुनाव हुए तो स्कूल संचालक रवि पाटीदार की भाभी सपना सचिन पाटीदार चुनाव में खड़ी हुई तो चुनाव भी जीत गई, लेकिन उसका आरोप है कि जिस वार्ड में आकांक्षा के पिता रहते हैं उस वार्ड से उन्हें कोई वोट नहीं मिला। अब आकांक्षा को स्कूल संचालक रवि पाटीदार ने स्कूल आने से मना कर दिया है। जब परिजनों ने उनसे इसका कारण पूछा तो वे बोले कि तुम लोगों ने हमें वोट नहीं दिया और अब हम तुम्हारी लड़की को स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। उक्त बालिका का वहां RT के तहत प्रवेश हुआ था, लेकिन स्कूल संचालक रवि पाटीदार द्वारा चुनावी रंजिश के कारण बिना कारण आकांक्षा को स्कूल से निकाला जा रहा है। बालिका के पिता रवि चावरे ने इस मामले को लेकर जन सुनवाई
में जिला शिक्षा अधिकारी और सीएम हेल्पलाइन में भी मामले की शिकायत की, लेकिन कहीं से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। रवि चावरे ने कलेक्टर से आवेदन के माध्यम से मांग की है कि स्कूल संचालक को समझाइश दी जाए ताकि उसकी पुत्री का भविष्य खराब न हो। जुलाई माह में पंचायत चुनाव हुए थे, उसके बाद से ही बालिका की पढ़ाई बाधित हो रही है। बालिका के पिता बाबूलाल चावरे ने बताया कि उक्त स्कूल संचालक द्वारा उनकी बेटी की टीसी भी नहीं दी जा रही है ताकि उसे दूसरे स्कूल में प्रवेश दिलाया जा सके। टीसी के मामले में उनका कहना है कि वे यहाँ आकर हस्ताक्षर कर दें कि वे उनकी मर्जी से बालिका को स्कूल से निकलवा रहे हैं। मेन ठीक है, हम आपको वोट देंगे। ये तो वोट समाज का मैटर है, किसको देना वोट, किसको नहीं दे। ये हमारा वोट है, हम किसको दें या किसको नहीं दें। तो जीतने के बाद 1 नंबर वार्ड से हार हुई उनकी, जनपद हरा उनका, मेंबर हरा उनका, सरपंच हरा। मेरे पापा ने वोट नहीं दिया था तो उनने एक से बाहर निकाल दिया। हम तो हमारे पापा ने 3 बार बताया था, 3 ही बार बाहर निकाल दिया। कौन सा स्कूल है? क्या कहते हैं, जाते हैं तो स्कूल आप? अपनी आए बिटिया को रोज भेजें, बिटिया को हम पढ़ाएंगे। तो पिताजी का कहना ये है सर कि मेरी बेटी के साथ यहाँ दुर्व्यवहार होगा, इसलिए आपको अगर मेरे मैटर में कुछ भी बिटिया के मैटर में बात करनी हो तो आप मेरे घर आके बात करें। यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि रंजिश के कारण ऐसा बाहर निकाला, तो आप यहाँ मेरी बिटिया के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। जब जानकारी वहाँ से ली थी तो ये आरटी की बच्ची है, तो आरटी मतलब जो शासन पहली से 8वीं तक का जो अध्ययन निःशुल्क शिक्षण गरीबी की रेखा के नीचे वालों को करवाता है, उसके तहत उसका एडमिशन हुआ है। तो कोई भी अशासकीय संस्था किसी भी स्थिति में पहली से 8वीं तक के बच्चे को विद्यालय से निकाल नहीं सकती है। तो लिख के कहा है 3 दिन में इसका निराकरण छात्रा हित में कराया जाए। तो वो कार्यवाही प्रचलन में है, अगले 3 दिन में इस प्रकरण का पूरा पटाक्षेप हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। नहीं तो फिर स्वयं मैं जाऊंगा। मथुरा के बाद शाजापुर में भी कंस वधोत्सव की अनूठी परंपरा फिर से निभाई गई है। कंस चौराहा स्थित दरबार में बैठाए गए कंस के पुतले का वध किया गया। 270 सालों से यह परंपरा चली आ रही है। बालवीर हनुमान मंदिर से जुलूस प्रारंभ हुआ और आजाद चौक पहुंचा। वहां से संवाद कार्यक्रम के बाद वापस कंस चौराहे पर आया और यहां से लाठियों से पीटते हुए गवली समाज जन कंस के पुतले को ले गए। पहले आजाद चौक, उसके बाद कंस चौराहे पर होते हुए देवता और दानवों की वेशभूषा में स्थानीय कलाकारों ने संवाद के माध्यम से अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां दी। देवता और दानवों के संवाद में तात्कालिक राजनीति से जुड़ी बातें और स्थानीय मुद्दे शामिल रहते हैं। संवाद में ये इन्हें प्रस्तुत करते हैं। स्थानीय आजाद चौक में संवाद सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। आजाद चौक के बाद कंस चौराहे पर चल समारोह पहुंचता है और यहाँ देव तथा दानवों में चुटिले संवादों का वाक युद्ध हुआ। इसके पश्चात रात को 12 बजते ही कंस वध किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में श्री कृष्ण बने कलाकार द्वारा कंस के पुतले का वध किया, उसे सिंहासन से नीचे गिराया गया। यहाँ पर पहले से ही हाथ में लाठी और डंडे लिए हुए तैयार गवली समाज जन लाठियों से पीटते हुए कंस के पुतले को घसीटते हुए नजर आए। वाद विवाद होता है, एक अनूठा कार्यक्रम चला आ रहा है। ये 265 वर्षों से चला आ रहा है। इसमें वाद विवाद होते हैं और राक्षस अपनी ओर से कहते हैं मैं वो गाला नहीं जो तेरी बंसी की धुन पर नाचूं। तो इधर से कृष्ण भगवान की टोली उसका जवाब देती है, यह बंसी तो महाकाल की महाकथा है, अरे इसको तो वाचना ही होगा, अरे जिसे सुन नाचे महाकाल, अरे दुष्ट राक्षस तुझको भी नाचना होगा। इसमें मैं बलराम की भूमिका अदा कर रहा हूँ और इसमें मैं सभी पात्र के कर चुका हूँ, मतलब कि मैं बंसी का भी बन चुका हूँ। उसके बाद लास्ट में बलराम का रूप पात्र है मेरा और मेन रोल में हूँ। कितनी प्राचीन परंपरा है, क्या होता है इस पूरे आयोजन के दौरान? 268 साल से चली है, पुरानी परंपरा है और नगर के इसमें लोग भी बहुत उत्साह से इसको कार्यक्रम को करवाते हैं और वो भी साथ देते हैं, हम भी। और यहाँ बताते हैं कि जब कंस का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो उनका जो धड़ था ऊपर वो यहाँ पर फेंका था कंस चौराहे पर। तो यहाँ उसका आधा धड़ी बनता है, यहाँ उसके पैर नहीं बनते। और ये रात्रि 12 बजे इसका वध होता है। भगवान बने श्री कृष्ण पात्र जो इसकी विधिवत पूजा करते हैं, उसके बाद इसको नीचे गिरा देते हैं और फिर गवली समाज के लोग इसको आकर लाठियों से पीट कर इसको लेकर जाते हैं।
संवाद किस तरीके से बोले जाते हैं? इसमें वाक युद्ध होते हैं, राक्षस सामने होते हैं, भगवान कृष्ण की टोली होती है और इसमें जो है वाक युद्ध होता है। सुसनेर कांग्रेस की राजनीति में वर्षों से सक्रिय नेता के रूप में कार्य करने वाले एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी कांग्रेस नेता एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष चतुर्भुज दास भूतड़ा कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा का मंच साझा करते नजर आते हैं। क्षेत्र के विधायक राणा विक्रम सिंह के करीबी माने जाने वाले भूतड़ा विधायक राणा विक्रम सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद भी उनके साथ हर कार्यक्रम में नजर आते रहे, तो कांग्रेस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते नजर आते हैं। ऐसे में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष चतुर्भुज दास भूतड़ा आखिर किस विचारधारा और किस पार्टी के नेता है, इसको लेकर असमंजस्य की स्थिति लोगों के बीच बनी हुई है। हालांकि सार्वजनिक मंचों एवं लोगों के बीच हमेशा अपने आप को कांग्रेस का कार्यकर्ता बताने वाले भूतड़ा बुधवार को मेला ग्राउंड पर स्थित नाथ जी की कुटिया में भाजपा मंडल सुसनेर की ओर से आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए तथा भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी व विधायक राणा विक्रम सिंह की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भैरू सिंह परिहार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रियव्रत सिंह हिच्ची से मिलने के लिए पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इरशाद मोहम्मद कुरैशी के घर पर पहुंचे, जिसके फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस आयोजन में भूतड़ा से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के द्वारा जब ये पूछा गया कि आखिर वे किस पार्टी के कार्यकर्ता है, तो भूतड़ा ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के और रहेंगे। किंतु इस मुलाकात के कुछ दिन बाद एक बार फिर भाजपा के मंच पर नजर आना कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है कि आखिर कांग्रेस के नेता भूतड़ा को किस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर लोगों में चर्चा है। पूर्व मुख्यमंत्री के करीब हैं भूतड़ा। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष चतुर्भुज दास भूतड़ा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। समय समय पर कांग्रेस के नेताओं से चर्चाओं के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं प्रियव्रत सिंह हिची कई बार उनके निवास पर मिलने के लिए भी पहुंचे हैं। पार्टी की राजनीति को समझूंगा फिर करूंगा फैसला। बुधवार को भाजपा मंडल सुसनेर के आयोजित कार्यक्रम में मंच पर अतिथि के रूप में मौजूद कांग्रेसी नेता को भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता चतुर्भुज दास भूतड़ा ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझ रहे हैं, इसके बाद वे इस बारे में फैसला करेंगे। भूतड़ा के इस बयान के बाद यह तो स्पष्ट है कि वे कांग्रेस के नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। यही वजह है कि कार्यक्रम के समापन के पश्चात गले में डाले गए भाजपा के रुपट्टे को निकाल भूतड़ा बगैर भोजन किए वापस घर लौट गए। आपने जो विधायक चुना राणा विक्रम सिंह को, जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान साहब की बड़ी कृपा रही। कई काम बड़े बड़े जब पार्टी की आम सभा होगी, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता बताएंगे, आज तो ये मिलन समारोह है, आपका अपना मिलन है। वास्तव में उसके बाद मेरी नजर में काफी काम बांधों के, ग्रिड के, सड़क के, राइस स्कूल, कई काम लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको दिया है। सुसनेर के ग्राम मोड़ी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कराया तुलसी का विवाह। चल समारोह में जमकर फिर के वरिष्ठ नेता भैरू सिंह बापू। सुसनेर देवउठनी एकादशी के उपलक्ष्य में ग्राम मोड़ी के पाटीदार धर्मशाला में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण से तुलसी विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इसके पूर्व मोड़ी में चल समारोह निकाला गया, जिसमें कांग्रेस वरिष्ठ नेता भैरू सिंह परिहार बापू भजनों की धुन पर जमकर थे। चल समारोह पाटीदार धर्मशाला पहुंचा, जहां पर पंडितों के द्वारा देवोत्थान एकादशी पर भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी के साथ विधि विधान के साथ कराया गया। उन्होंने बताया कि भगवान शालिग्राम नारायण के ही रूप हैं। भगवान की पूजा बिना तुलसी के अधूरी रहती है। विवाह माता तुलसी से कराने पर लोगों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तापों से मुक्ति मिलती है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाबूलाल बंसिया, अर्जुन सिंह, गोपालपुरा सहित ग्रामीण जन मौजूद थे। प्यारी बंसी बाजे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाच
होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। नेपानगर में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका कार्यालय से अम्बेडकर चौराहे तक अभियान चलाया गया, जिसमें निकाय कार्यालयों में समस्त अधिकारी कर्मचारी समस्त सफाई कर्मचारी जिन्हें नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय पार्टी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुशील कुमार ठाकुर द्वारा निर्देशित किया कि वे हमें अपने शहर की स्वच्छता की ओर ले जाकर जिले की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना, जिसमें आप सभी का श्रम और योगदान अपेक्षित है। सफाई की शुरुआत में सभी मुख्य मार्गों और चौराहों पर सफाई करने को भी घटाया की। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किए गए तथा शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय गान एवं मध्य प्रदेश गान से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है, चंबल की गलगल से गान बलिदान की कलियाओं में कथा की चित्रकूट में राम की। ब्यावरा नगर पालिका कार्यालय में सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग करते हुए बताया कि 2013 से पीएफ की राशि जमा नहीं हुई, जो जमा की जाए। साथ ही ब्यावरा शहर की आबादी के अनुसार कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने सफाई के दौरान आ रही समस्याओं के बारे में भी अध्यक्ष प्रतिनिधि को अवगत कराया। वहीं सफाई गाड़ी की भी कर्मचारियों द्वारा मांग की गई। ज्ञापन के बाद अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा ने कहा कि सफाई कर्मियों द्वारा की गई मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर सैकड़ों सफाई कर्मी मौजूद थे। अब 2011 से काटा गया, जो अभी तक काटा जा रहा है, जिसमें 2011 से 13 का पैसा वहाँ जमा नहीं है। उसके बाद 2018 से 19 का पैसा जमा नहीं है, तो तत्काल हमारा ईपीएफ का पैसा सभी भविष्य निधि खातेदारों के खातों में जमा करा जाए। 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनका पैसा भी हमारे कर्मचारियों के खातों में जमा करा जाए। दूसरा, सफाई संबंधित हमें समय पर सफाई सामग्री नहीं दी जा रही, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है कचरा गाड़ी। कचरा गाड़ी 90% कर्मचारियों के पास अभी नहीं है, 10% लोगों के पास है, उससे ब्यावरा में सफाई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तीसरा, ब्यावरा शहर काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसके हिसाब से देखते हुए सफाई कर्मचारी भी बढ़ाए जाए। पिछले कार्यकाल में भी उनके जो हाथ गाड़ी होती है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, तो उसके नई उनको गाड़ी चाहिए। उसके लिए और भी पीएफ का पुराना मामला है, मैंने जानकारी निकाली थी, तो उसके संबंध में भी मैंने डिपार्टमेंट में बोला है कि जल्द से जल्द उनका पीएफ वाला जो पुराना कोई 2013 का पीएफ जमा नहीं हुआ है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो डिपार्टमेंट में जानकारी लेके उसका भी निराकरण किया है। बात रही हाथ गाड़ी की, उसका जल्द से जल्द टेंडर निकलवा के नई हाथ गाड़ी हम हमारे सुपर कर्मचारी को देंगे। 5 दिवसीय दीपावली के बाद आज देवउठनी ग्यारस का पर्व ब्यावरा शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। देव प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु चतुर्मास के बाद आज योग निद्रा से जागते हैं। भगवान श्री हरि के भक्त विशेष पूजा अर्चना के साथ देवोत्थान एकादशी देवउठनी ग्यारस से सभी मांगलिक कार्यों का श्री गणेश हो जाएगा। भगवान विष्णु को बोर, फली, आंवले के साथ गन्ने का मंडप सजाकर उनके प्रिय मंत्रोच्चारण के साथ योग निद्रा से जगाया जाता है। जगह जगह तुलसी और शालिग्राम विवाह के आयोजन संपन्न होते हैं। देवउठनी ग्यारस से शादी की शहनाई बजना भी शुरू हो जाती है। हालांकि नवंबर माह में इस बार विवाह के मुहूर्त बहुत ही कम है। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना
उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र,